हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जितने भी विद्यार्थी अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, इस वीडियो को आखिरी तक देखकर ज़रूर जाइएगा। देखो, ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तब अर्धवार्षिक एग्जाम चल रहे हैं। आप अगर वार्षिक परीक्षा में ये वीडियो देख रहे हैं तब भी वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा देगा ये वीडियो। दोस्तों, जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन हैं अपने आप में बहुत दमदार क्वेश्चन हैं। हर बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, एमपी बोर्ड वाले छात्रों के लिए ये वीडियो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमपी बोर्ड का कोई भी छात्र इस वीडियो को मिस नहीं करेगा। बाकी बोर्ड के छात्र देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन देखेंगे तो उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर यहाँ से होने वाला है, क्योंकि एमसीक्यू यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के एमसीक्यू अपने आप में बहुत दमदार हैं। ठीक, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है विकल्प वाला। क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, उसके बाद इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा है। कबीरदास की भाषा क्या थी? अवधी, ब्रज, राजस्थानी या फिर सधुक्कड़ी? राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, सधुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी है। ओके, माना जाता है तुलसीदास को, कबीरदास को, सूरदास को या फिर रैदास को? सूरदास जी को माना जाता है। आप लोग ये बात याद रखेंगे, दास जी हैं। आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो हर बार एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने स्टार मार्क्स आप इस क्वेश्चन को देना चाहें दे सकते हैं, कुछ भी हो जाए याद कर लीजिएगा, इसका स्थायी भाव रति होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन, जिस वस्तु या सॉरी चौथा क्वेश्चन देखिए, जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवसारो शब्द का अर्थ है। आवसारो शब्द का अर्थ बताना है। तो आवसारो शब्द का अर्थ क्या होता है? आवसारो शब्द का अर्थ होता है, यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन हैं, आप लोग ऑप्शन को पढ़ करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, झरना है एक, बी है सीसा, सी है नमक एंड डी है गौरैया। तो आवसारो शब्द का होता है झरना। ओके, याद रखना है सभी को। आइए रिक्त स्थान वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान वाले प्रश्न में हमारा फर्स्ट प्रश्न है, जायसी का, रिक्त स्थान यहाँ पे छोड़ दिया गया है, प्रसिद्ध महाकाव्य है। जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। अब रिक्त स्थान वाले जगह पे क्या आएगा, आप लोग बताइए, रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा? साकेत है या फिर पद्मावत है? ध्यान रखना है, जायसी का पद्मावत प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है। तो ये जो दूसरा वाला शब्द है यही चयन किया जाएगा यहाँ पे। ग्रामश्री के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं ग्रामश्री के रचनाकार। ओके, रसखान ने सवैया में रचनाएं लिखी हैं, यहाँ पे सवैया फिल करेंगे। प्रेमचंद साहित्यकार थे, क्या वे आदर्शवादी थे या फिर यथार्थवादी? कौन से साहित्यकार थे, आदर्शवादी साहित्यकार या फिर यथार्थवादी साहित्यकार? तो दोस्तों याद रखना है, प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी यथार्थवादी साहित्यकार थे। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल का पर्यायवाची शब्द पंकज होता है। तो पंकज यहाँ पे सब विद्यार्थी फिल कर देंगे। फिर तीसरा प्रश्न है हमारा, सही जोड़े बनाकर लिखिए। यहाँ पे जोड़ियों का मिलान करना है, ध्यान में रखते हुए सही सही मिलाना है आप लोगों को, ऐसा नहीं कि आप लोग गलती कर बैठें। ठीक है, तो ध्यान में रखना है सारी चीज़ों को, जितने भी आप लोग पढ़े हैं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसका मिलान करना है। छंद में बंधी रचना, अब आप लोग जानते हैं छंद में बंधी रचना काव्य कहलाती है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी। प्रबंध काव्य के भेद तीन हैं। काव्य की आत्मा रस है, एंड उपमेय में उपमान का आरोप। उपमेय में उपमान का आरोप होता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। जब किसी पंक्ति या काव्य में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ओके, तो रूपक अलंकार का डेफिनेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन, सत्य या असत्य कथन पहचान कर लिखिए। सत्य असत्य कथन के बारे में आपको
क्या विचार देने हैं। यहाँ पे आप लोग सत्य असत्य लिख करके अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। कथन को पढ़ते हुए, कबीर एक समाज सुधारक थे। बिल्कुल ये तो सत्य है, कबीर जी सच में एक समाज सुधारक थे। कामायनी के रचयिता तुलसीदास हैं, ये आपका असत्य कथन है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, ये भी आपका सत्य कथन हो जाएगा। छंद में अंतिम वर्णों की आवृत्ति तुक कहलाती है। बिल्कुल सही, छंद में अंतिम वर्णों की आवृत्ति तुक कहलाती है, ये तो सही होगा आपका। तो ये भी असत्य है, सॉरी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ पे आपको एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखना रहेगा। काव्य के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो काव्य के 2 भेद होते हैं, पहला दृश्य काव्य एंड दूसरा क्या होता है दोस्तों, श्रव्य काव्य। ठीक है, पहला दृश्य काव्य, दूसरा श्रव्य काव्य। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम चरण में होती हैं 13 मात्राएं। आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ? आधुनिक काल में गद्य साहित्य का विकास हुआ था। साहित्यिक पुरखी किसे कहा जाता है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा। एक क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर ऐसा होना चाहिए जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए कमेंट करने के लिए। आँखों का तारा होना, इसका अर्थ बताना है। तो आँखों का तारा होना, इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पद समास हो तो कौन सा समास होगा? यहाँ पे समास नहीं होगा, होना चाहिए। प्रथम पद प्रधान हो तो कौन सा समास होगा? ठीक है, जब प्रथम पद प्रधान होता है तो अव्ययी भाव समास होता है। प्रचलित शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय शब्द अलग कीजिए। देखिए मैं इसका आंसर सभी का बोल रहा हूँ, जो आपको अगर नहीं याद हो पा रहा है साथ साथ तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी इसका आंसर आपको लिखित फॉर्मेट में दिया जाएगा। ओके, तो आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिलहाल आप लोग अभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, प्रचलित शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय बताना है। तो प्रचलित में प्र तो उपसर्ग है और इत प्रत्यय है। ठीक है, तो अलग कर दिया ना। प्रचलित में प्रत्यय क्या है, इत, उपसर्ग क्या है, प्र। तो याद रखना है भाई, याद क्या रखना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आएगा। आपके एग्जाम में उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लेकिन मैंने डेमो दे दिया है कि इस तरह से आएगा। देखो ये रियल पेपर बिल्कुल भी नहीं है। जो विद्यार्थी इस पेपर को रियल समझ रहे हैं, कृपया भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। ये रियल पेपर नहीं है, ये डेमो पेपर है। आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे एग्जाम में किस तरह का पेपर आने वाला है। तो सॉरी, 8वां क्वेश्चन, रसखान किसके अनन्य भक्त थे? रसखान जी श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी पवित्र सरोवर। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इनका आंसर आप लोगों को स्वयं लिख करके प्रयास करना है दोस्तों। ठीक है, आप लोग इनका आंसर पढ़ लेंगे एक बार, और हो सके तो अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चन का आंसर एक बार ज़रूर लेकर ट्राई कर लीजिएगा। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जरूरी नहीं सभी क्वेश्चंस आएँ, बट कुछ क्वेश्चंस जरूर आएंगे। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? फिर यहाँ पे एक काव्यांश है, इसे पढ़ना है और इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। मैं पढ़ देता हूँ काव्य क्या है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। ठीक है, तो इसका संदर्भ सहित व्याख्या आप लोग ज़रूर पढ़ लें भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। जो ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे और 2 नंबर वाले क्वेश्चन ये वाले, इनका आंसर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आंसर हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, शांति से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा बाद में। ठीक है, एग्ज़ाम देने जाने से पहले, जिससे कि आप लोग चीज़ों को याद रख पाएँ, नहीं तो भूल जाएंगे।
तो एक बार एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मॉडल पेपर के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।